गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 150 है। ठीक है। लास्ट टेस्ट करंट अफेयर्स का था 50 क्वेश्चन का, और ये है 150वें नंबर का टेस्ट। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे हिस्ट्री पर। जो अभी हमने इतिहास में, भारतीय इतिहास में जो दिल्ली सल्तनत कवर की है, ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत में पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट नाम जैसे कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनसे प्रश्न बन जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है। पुर्तगाली ऐसे थे जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न में हम कवर कर देंगे इस छोटे से टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट PDF सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। चलिए, कहानी स्टार्ट होगी उस व्यक्ति से जो 1498 में भारत की खोज करेगा, और उसका नाम वास्को डी गामा है। पहला प्रश्न, पुर्तगालियों के भारत आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। और कहानी का अंत होगा भारत के ऑपरेशन विजय से। ठीक है। जब सैन्य कार्यवाही के द्वारा पुर्तगालियों को अंततः खदेड़ा जाएगा भारत से, और गोवा को आज़ाद कराया जाएगा उनसे। तो पहला प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला, पुर्तगालियों के भारत आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वास्को डिगामा ने 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट यानी कोझिकोड बंदरगाह पहुंचकर उत्तर माशा अंतरीप यानी केव ऑफ गुड होप मार्ग की खोज की थी। पहला तो स्टेटमेंट ये हो गया। और दूसरा है, इस यात्रा में प्रसिद्ध गुजराती नाविक अब्दुल मजीद ने वास्को डिगामा का मार्गदर्शन किया था। अलग से इंपॉर्टेंट है, ABCD में प्रश्न बनते हैं। नाम ये अब्दुल मजीद। बताइए कौन कौन सा सही है इसमें। ये है कूट, पहला वाला भी करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों सही है। सी है इसका आंसर। देखिए, वास्को डिगामा जो है 20 मई 1498 को अफ्रीका के दक्षिणी कोने यानी उत्तर माशा अंतरीप केव ऑफ गुड होप का चक्कर काटकर कालीकट पहुंचा था, कोझिकोड भारत का। यह मार्ग पूरी तरह से नया नहीं था, लेकिन यूरोप से भारत के लिए यह पहला सीधा समुद्री मार्ग था। यह कठिन यात्रा में इस कठिन यात्रा में गुजरात के प्रसिद्ध पायलट या नाविक अब्दुल मजीद या अहमद इन माजिद के प्रभाव वाले नाविक ने हिंद महासागर में उसका मार्गदर्शन किया था। उसका किसका? वास्को डी गामा का। कालीकट के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था जब वो कालीकट पहुंचा, कोझिकोड। तो ये दो तीन नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कौन स्वागत कर रहा है, कौन उसका साथ दे रहा है, याद रखना। दूसरा प्रश्न है, पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कौन सा इसमें इनकरेक्ट होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में देखिए, वह भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर बनकर आया था। दूसरा है, उसने हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति लागू की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस पुर्तगाली व्यक्ति ने। 1509 में द्वीप के युद्ध में उसने मिस्र, गुजरात और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित किया था। और चौथा है, उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। देखिए, पहला वाला सही है, वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर बनकर आया था। उसने हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति लागू की थी। और तीसरा भी सही है, 1509 में द्वीप के युद्ध में उसने मिस्र, गुजरात और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित किया था। लेकिन चौथा वाला जो डी है वो इनकरेक्ट है। जो दूसरा गवर्नर था जो इसके बाद आया, फ्रांसिस्को अल्मीडा नहीं, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क आएगा, उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये नहीं। तो डी है इसका आंसर जो गलत है। ठीक है। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने और भारत में स्थायी बस्तियां बसाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला जो गवर्नर था वो दूसरा गवर्नर था, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्मीडा नहीं था। अल्मीडा का मुख्य ध्यान तो केवल समुद्री व्यापार और सामरिक चौकियों पर नियंत्रण स्थापित करने पर था, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है।
अगला जो प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ और कब स्थापित की थी? कालीकट में 1498, कोचीन 1503, कन्नूर 1505, गोवा 1510। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की थी 1503 में। बी है इसका आंसर। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली आधिकारिक और सुरक्षित दुर्ग जैसी फैक्ट्री 1503 में कोचीन यानी कोच्चि में स्थापित की थी। इसके बाद 1505 में उन्होंने कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री और 1500 में पेड्रो अल्वारेज केब्राल ने कालीकट में एक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन स्थानीय संघर्षों के कारण वह स्थायी नहीं रह सकी थी। तो सही उत्तर कोचीन हो जाएगा 1503 में, ठीक है, केरल में। और दूसरी पूछ ले तो 1505 में कन्नूर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करेंगे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। सूची 1 में है पुर्तगाली गवर्नर और सूची 2 में है उनके मुख्य कार्य या घटनाएं। तो क्या क्या है ये? गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की आधिकारिक राजधानी बनाया किसने? इनमें से किसी एक की बात हो रही है। और दूसरे में है बीजापुर के सुल्तान को गोवा से जीता किसने 1510 में? और द्वीप और बेसिन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किसने किया? और चौथा है चोल के युद्ध में पराजय का सामना किसे करना पड़ा? एक फ्रेम में इसको डालता हूँ। तो पहला नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तीसरा है नीनो डी कुन्ना और चौथा है गार्सिया डी नोरोन्ना। कैसे कैसे नाम है? गार्सिया डी नोरोन्ना, नीनो डी कुन्हा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा मिलेगा। चोल के युद्ध यानी 1508 में पराजय का सामना करना पड़ा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीता 1510 में। और नीनो डी कुन्हा, इसने क्या किया? गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की आधिकारिक राजधानी बनाया। और गार्सिया डी नोरोन्ना, इसने क्या किया? द्वीप और बेसिन यानी बसई से पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तो कहानी कुछ जो रहेगी कूट की, वो रहेगी पहले का डी दूसरे का बी। पहले का डी दूसरे का बी किस किस में हो सकता है? पहले का डी जिसमें नहीं एलिमिनेट कर दीजिए। पहले का डी दूसरे का बी, ठीक है, ए है इसका आंसर। तीसरे का ए, चौथे का सी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। एक छोटा सा अमाउंट है, ठीक है, वन टाइम पेमेंट है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1508 में चोल के समुद्री युद्ध में मिस्र गुजरात के बेड़े से हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उसका बेटा मारा गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 में यानी 2 साल के बाद बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा छीना था उसने, जो पुर्तगाली सत्ता का टर्निंग पॉइंट था। नीनो डी कुन्ना ने 1530 में पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर उसे आधिकारिक राजधानी बनाया था। और गार्सिया डी नोरोन्ना, ठीक है, के काल में द्वीप और बेसिन पर पुर्तगालियों का नियंत्रण सुदृढ़ हुआ। ठीक है, ये नीनो डी कुन्ना के बाद गवर्नर बना था गार्सिया डी नोरोन्ना। 5वां प्रश्न है, कार्टाज अल्मेडा काफिला व्यवस्था, कार्टाज अल्मेडा काफिला सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस व्यवस्था के तहत हिंद महासागर से गुजरने वाले किसी भी गैर पुर्तगाली जहाज को एक सशुल्क परमिट यानी कार्टाज लेना पड़ता था। मुगल सम्राट अकबर को भी अपने जहाज़ों को लाल सागर भेजने के लिए पुर्तगालियों से कटार्ज लेना पड़ता था। कटार्ज के बारे में 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। एक तरह से सशुल्क परमिट है ये, एक तरह से परमिशन। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, पुर्तगालियों ने ना खुद को समुद्र का स्वामी कहकर घोषित किया था, समुद्र का स्वामी घोषित किया था। कार्टाज एक प्रकार का व्यावसायिक पास या लाइसेंस था। इसके बिना इंडियन ओशियन में व्यापार करने वाले जहाज़ों को पुर्तगाली युद्धपोत यानी अल्मेडा जब्त या नष्ट कर देते थे।
यहाँ तक कि शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों की इस सर्वोच्चता को स्वीकार करना पड़ा था और अपने शाही जहाज़ों के सुरक्षित आवागमन के लिए वे कटार्ज लेते थे। हालांकि इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। यह कर मुक्त था, लेकिन पास अनिवार्य था। ठीक है, नंबर 6 पर आ जाइए। पुर्तगालियों द्वारा भारत में शुरू की गई फेस्टोरिया व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में शुरू की गई फेस्टोरिया सिस्टम तटीय क्षेत्रों में किलेबंद व्यापारिक चौकियां स्थापित करना, जो गोदाम और सुरक्षा केंद्र दोनों का कार्य करती थी। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में किलेबंद व्यापारिक चौकियां गोडाउन और सुरक्षा केंद्र दोनों का काम करती थी। बी है इसका आंसर। फेस्टोरिया या फैक्ट्री वास्तव में उत्पादन केंद्र नहीं थे। ये तटीय व्यापारिक चौकियां या वाणिज्यिक केंद्र थे, जहां मसालों और अन्य सामानों को इकट्ठा करके सुरक्षित रखा जाता था ताकि उन्हें पुर्तगाल भेजा जा सके। ये स्थल पूरी तरह से सशस्त्र और किलेबंद होते थे ताकि पुर्तगाली नौसेना की सर्वोच्चता बनी रहे और प्रतिद्वंदी अरब व्यापारियों से सुरक्षा हो सके। 7वां प्रश्न है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, के संबंध में 3 में से कोई एक इनकरेक्ट है। उसने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने हिंद महासागर के प्रवेश द्वारों यानी हॉर्मुज यानी फारस की खाड़ी और मलक्का यानी दक्षिण पूर्व एशिया पर नियंत्रण स्थापित किया। और तीसरा है, उसने विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। और चौथा है, उसने सूरत बंदरगाह को पूरी तरह से नष्ट कर वहां अपनी राजधानी बनाई थी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये चौथा वाला गलत है। सूरत बंदरगाह को पूरी तरह से नष्ट करके उसको अपनी राजधानी बनाया था। इसकी तो कोचीन थी ना। देखिए, अल्बुकर्क ने सूरत को अपनी राजधानी नहीं बनाया था। पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कोचीन थी, जिसे बाद में नीनो डी कुन्हा के समय गोवा स्थानांतरित कर दिया गया था। अल्बुकर्क के संबंध में तीनों कथन ए बी सी पूरी तरह से सही हैं। उसने हिंद महासागर के रणनीतिक चेकपोर्ट्स यानी मलक्का पर 1511 में, हॉर्मुज पर 1515 में कब्जा किया था और हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए सती प्रथा पर रोक लगा दी थी उसने। ठीक है, लेकिन सूरत बंदरगाह को पूरी तरह से नष्ट करके उसको अपनी राजधानी नहीं बनाया था। पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कोचीन थी, उसके बाद गोवा थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पुर्तगालियों के भारत में धार्मिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 1542 में प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर गवर्नर अल्फांसो डी सूजा के साथ भारत आए थे। ये दो नाम है। ठीक है, 1542 में प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर गवर्नर अल्फांसो डी सूजा के साथ भारत आए थे। और दूसरा कथन है, पुर्तगालियों ने भारत में इक्विजिशन यानी धार्मिक न्यायालय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से धर्म परिवर्तित ईसाइयों के धार्मिक आचरण की निगरानी करना और गैर ईसाइयों का दमन करना था। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। देखिए, सेंट फ्रांसिस्को जेवियर 1542 में भारत आए और उन्होंने मुख्य रूप से मछुआरा समुदाय के बीच ईसाई धर्म का बड़े पैमाने पर प्रसार किया। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति अत्यधिक सहिष्णु थी। उन्होंने 1560 में गोवा में इक्विजिशन यानी धार्मिक न्यायाधिकरण की शुरुआत की, जिसके तहत विधर्मियों, यहूदियों और गुप्त रूप से अपने पुराने धर्म का पालन करने वाले नव ईसाइयों को कठोर शारीरिक दंड और मृत्युदंड दिया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पुर्तगालियों ने हुगली यानी बंगाल को किस रूप में इस्तेमाल किया था और किस मुगल बादशाह के काल में उसे वहां से खदेड़ दिया गया था? उसे किसे यानी पुर्तगालियों को खदेड़ दिया गया था। पुर्तगालियों ने हुगली को इस्तेमाल किया था समुद्री डकैती और लूटपाट का केंद्र के रूप में।
ठीक है, और शाहजहां ने खदेड़ा था उनको। बी है इसका आंसर। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली को अपनी एक मजबूत बस्ती बनाया था, लेकिन इसका उपयोग बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटने, समुद्री डकैती करने और स्थानीय लोगों को जबरन गुलाम बनाने के लिए करने लगे पुर्तगाली। इसी कारण 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां के आदेश पर बंगाल के सूबेदार कासिम खान ने हुगली पर आक्रमण किया। पुर्तगाली किलों को नष्ट कर दिया गया और हजारों पुर्तगालियों को बंदी बना लिया गया। नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कासिम खान का और शाहजहां का। 10वां प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली बस्ती या प्रभावों के क्षेत्रों के ह्रास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे। सूची 1 में है क्षेत्र, सूची 2 में है छीनने या हस्तांतरण का कारण या पक्ष। तो होर्मुज यानी फारस की खाड़ी, दूसरा है हुगली, तीसरा है बम्बई यानी मुंबई, और चौथा है सॉल्सेट और बेसिन। जो एक फ्रेम में आ पाएगा क्या? आ गया। देखिए, पढ़ा होगा अगर आपने इतिहास में तो कुछ याद आया हो कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से विवाह करने पर बम्बई दहेज में मिला था। तो दहेज में हस्तांतरण बम्बई का हो गया 1661 में। तो बम्बई मुंबई यानी तीसरा तो बी से मिल जाएगा, तीसरा बी से मिल जाएगा, यानी थर्ड हो गया बी। और ए किससे मिलेगा फिर? हॉर्मुज। अंग्रेजों और फारस की संयुक्त सेना द्वारा कब्जा हॉर्मुज पर। ए हो गया डी से। हुगली यानी बंगाल, बी। टू मिलेगा किससे? शाहजहां की मुगल सेना द्वारा सैन्य कार्यवाही की गई, अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन थी 1632 में हुगली बंगाल पर। और सॉल्सेट और बेसिन फिर मिलेंगे किससे? मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के समय चिमनाजी अप्पा द्वारा विजय 1739 में। तो जो इसका करेक्ट कूट बनेगा वो बनेगा पहले का डी। एक से ही एलिमिनेट हो जाता क्या? एक से तो नहीं होता, 50-50 हो जाता। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए। ए है इसका आंसर। यह प्रश्न पुर्तगाली साम्राज्य के पतन की लड़ाइयों को दर्शाता है। 1622 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से फारस के शाह ने हॉर्मुज से पुर्तगालियों को बाहर किया। 1632 में मुगलों ने हुगली छीना और 1661 में पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दे दिया, जब उनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रिगेंजा से हुआ। इसके बाद 1739 में मराठा सेनापति चिमनाजी अप्पा ने पुर्तगालियों को हराकर सॉल्सेट और वेसिन पर कब्जा कर लिया। आगे की कहानी, मतलब नेक्स्ट प्रश्न, भारत की कृषि और संस्कृति पर पुर्तगाली आगमन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई थी, किंतु लाल मिर्च, मक्का और काजू की खेती की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई थी। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रणालय की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा 1556 में गोवा में की गई थी। वो पुर्तगाली ही थे जिन्होंने भारत में तंबाकू की खेती शुरू की, काजू की खेती शुरू की, आलू की खेती, मक्का की खेती, लाल मिर्च की खेती। ठीक है, अंग्रेजों से भी पहले। तो पहला तो इनकरेक्ट हो जाता है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाता है। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रणालय 1556 में गोवा में। केवल बी है इसका आंसर। देखिए, पुर्तगाली भारत में नई फसलें लेकर आए जो लैटिन अमेरिका यानी नई दुनिया से आई थी, जैसे कि तंबाकू, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद, काजू, अनानास और लाल मिर्च। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यूपी पीसीएस में ये पूछा है प्रश्न, यूपीएससी ने भी किया है। ठीक है, अनानास भी याद रखना, अनानास पे भी प्रश्न बन गया है, अमरूद पर भी, पपीता पे भी, तंबाकू पे तो बनता ही रहता है, आलू, मक्का, ठीक है, और काजू। ठीक है, पपीता, अमरूद, अनानास, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तंबाकू, लाल मिर्च, आलू और काजू, ये तो कॉमन है, इनका तो सभी को याद रहता है। ठीक है, लेकिन अनानास भी, पपीता भी, अमरूद भी। तो पहला हो गया इनकरेक्ट।
इसके अतिरिक्त भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का श्रेय भी पुर्तगाली जेसुइट मिशनरियों को दिया जाता है, जिन्होंने 1656 में गोवा में पहली पुस्तक छापी थी चिकित्सा पौधों पर। 12वां प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा भारत में वास्तुकला की किस विशेष शैली की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत ऊंचे मेहराब, नुकीले शिखर और सजे हुए आंतरिक भाग बनाए जाते थे? इंडो इस्लामिक शैली, गॉथिक शैली, बेरोक शैली और चौथी है रोमन स्क्यू शैली। इसका आंसर है गॉथिक शैली, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में यूरोपीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। उन्होंने विशेष रूप से मिश्रित गॉथिक शैली या नियो गॉथिक या मेनुएलिन तत्वों के साथ, यानी जो मिश्रित गॉथिक शैली के चर्च हैं, इमारतें बनाई गई मिश्रित गॉथिक शैली में। गोवा के चर्च इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे कि बॉम जीसस बेसिलिका, जो बैरोक और गॉथिक तत्वों का मिश्रण है। पुर्तगाली और विजयनगर साम्राज्य के संबंधों के संदर्भ में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पुर्तगाली विजयनगर शासकों को बेहतरीन नस्ल के अरबी और फारसी घोड़ों की आपूर्ति करते थे। और बी है, विजयनगर के पतन के बाद पुर्तगालियों के गोवा के व्यापार को भारी धक्का लगा। और विजयनगर का पतन कैसे होता है? तालिकोटा के युद्ध में, जो 1565 में। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। पुर्तगालियों ने विजयनगर के खिलाफ बीजापुर के सुल्तान का हमेशा खुलकर सैन्य साथ दिया था, हमेशा। ठीक है, इतने सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस की आपने मेरे साथ, तो पता चल पा रहा है कि कौन सा अभी तक ABC में से गलत लग रहा है। चौथा है, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनीज जैसे पुर्तगाली यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और विस्तृत विवरण छोड़ा। देखिए, बिल्कुल चौथा तो है सही। ठीक है, वो डोमिंगो पायस और फर्नांडो नूनीज बिल्कुल हैं पुर्तगाली यात्री जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया है। और पुर्तगाली विजयनगर के शासकों को बेहतरीन नस्ल के अरबी और फारसी घोड़ों की आपूर्ति करते थे, ये भी ठीक है। विजयनगर का पतन जो कि स्टार्ट हो जाता है तालिकोटा के युद्ध में हारने के बाद, पुर्तगालियों के गोवा के व्यापार को भारी धक्का लगा। सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। पुर्तगालियों ने विजयनगर के खिलाफ बीजापुर के सुल्तान का हमेशा खुलकर सैन्य साथ नहीं दिया था। तो उपरोक्त में से सी जो है इनकरेक्ट है। पुर्तगालियों की नीति संतुलन बनाने की थी, लेकिन अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना था, इसलिए बीजापुर उसका स्वाभाविक शत्रु था। अल्बुकर्क ने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के साथ भटकल में किला बनाने की अनुमति के बदले घोड़ों के व्यापार पर एकाधिकार की संधि की थी, इसलिए यह कथन गलत है कि हमेशा बीजापुर का खुलकर साथ दिया था। अगला जो प्रश्न है 14, पुर्तगालियों के वाणिज्यिक पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। देखिए, 1580 में पुर्तगालियों का स्पेन के साथ विलय हो जाने के कारण पुर्तगाल के अपने औपनिवेशिक हितों पर से ध्यान कम हो गया। और दूसरा है, ब्राज़ील की खोज हो गई। ब्राज़ील की खोज के बाद पुर्तगालियों की उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचि पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और इसका जो आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है। देखिए, 1580 में स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने पुर्तगाल पर नियंत्रण कर लिया, जिससे पुर्तगाल स्पेनिश युद्धों में उलझ गया और उसकी स्वतंत्र नौसैनिक शक्ति कमजोर हो गई। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील की खोज ने पुर्तगालियों को एक बहुत बड़ा समृद्ध क्षेत्र दे दिया, जिसके कारण उन्होंने भारत और पूर्व के व्यापार की तुलना में ब्राज़ील पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जो उनके भारत से पतन का एक मुख्य कारण बना। अगला प्रश्न है 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच वह कौन सा प्रसिद्ध समुद्री युद्ध हुआ था जिसने भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगाली नौसैनिक एकाधिकार को पूरी तरह तोड़ दिया और जहांगीर को अंग्रेजों की ओर आकर्षित किया? वो था स्वाली का युद्ध। ठीक है, स्वाली होल, बी है इसका आंसर। 1612 ईस्वी में सूरत के पास स्वाली नामक स्थान पर कैप्टन थॉमस वेस्ट
के नेतृत्व में ब्रिटिश जहाज़ों ने पुर्तगाली बेड़े को करारी शिकस्त दी। इस जीत से मुग़ल बादशाह जहांगीर जो है अत्यधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि उसने देखा कि अंग्रेज़ पुर्तगालियों की अजय समझी जाने वाली नौसेना को हरा सकते हैं। इसके बाद ही अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नीनो डी कुन्हा जो कि पुर्तगाली गवर्नर है, उसके कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में 2 कथन है। यहाँ पर कौन सा इनमें सही होगा? पहला कथन है, दूसरा कथन है। पहला कथन है, उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ बेसिन द्वीप को लेकर संधि की थी। समुद्र में एक जहाज पर बातचीत के दौरान पुर्तगालियों और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के बीच झड़प हुई, जिसमें बहादुर शाह डूबकर मर गया। दोनों के दोनों ठीक हैं, ये कथन सत्य हैं, ये कथन सी है इसका आंसर। देखिए, मुगल बादशाह हुमायूं के आक्रमण के डर से गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534 में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा को बेसिन का द्वीप सौंप दिया था। बाद में जब हुमायूं पीछे हट गया तो बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच संबंध खराब हो गए। 1537 में द्वीप के तट पर पुर्तगाली जहाज पर बातचीत के दौरान आपसी संशय और झड़प हुई, जिसके कारण बहादुर शाह समुद्र में गिर गया और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है, 1 टाइम पेमेंट है। इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें, और फुल टेस्ट सीरीज जो है PDF फॉर्मेट में मिलेगी। आप प्रिंट आउट कराकर इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। पुर्तगालियों द्वारा चलाए गए सिक्कों और मौद्रिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा इनकरेक्ट है? पुर्तगालियों ने गोवा में एक शाही टकसाल की स्थापना की थी। उन्होंने सोने के सिक्कों को क्रुजाडो कहा था। पुर्तगालियों ने भारतीय बाजार में चांदी के सिक्कों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने स्थानीय व्यापार की सुविधा के लिए तांबे के भी सिक्के जारी किए थे। ये इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, के भी जारी किए थे, तो प्रबल संभावना होती है कि वो करेक्ट हो जाते हैं। डी यहाँ पर सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी वाला गलत है। सोने चांदी के तो चलते ही थे उस समय भी, तो चांदी के सिक्कों का पूरी तरह से कैसे वो प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो जो गलत है वो कथन सी है। सोने के भी थे, चांदी के भी थे और तांबे के भी थे। देखिए, पुर्तगालियों ने चांदी के सिक्कों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था, बल्कि वे स्वयं व्यापार के लिए वैश्विक स्तर पर चांदी और सोने का भारी मात्रा में आयात निर्यात करते थे। गोवा की टकसाल से उन्होंने सोने के क्रुजाडो और चांदी के एस्परर और तांबे के सिक्के जारी किए थे, ताकि स्थानीय और विदेशी व्यापार को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, तो सोने के भी थे, चांदी के भी थे, सोने के क्रुजाडो, चांदी के एस्परर और तांबे के भी थे। 18वां प्रश्न क्या है? पुर्तगाली इतिहास में एस्तादो द इंडिया शब्द का क्या अर्थ है? एस्तादो द इंडिया शब्द का अर्थ है पूर्व में पुर्तगाली साम्राज्य और उसके उपनिवेशों का आधिकारिक नाम। ठीक है, बी है इसका आंसर। एस्तादो द इंडिया का अर्थ भारतीय राज्य या पुर्तगाली भारत का राज्य था। यह केप ऑफ गुड होप के पूर्व में, अर्थात पूरे हिंद महासागर और एशिया में पुर्तगाल की सभी विजयों, किलों, फैक्ट्रियों और बस्तियों का आधिकारिक सामूहिक नाम था, जिसका नेतृत्व पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर करता था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। सुमेलित करेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में है यात्री, सूची 2 में है देश पहचान। केब्राल, एक में केब्राल है, बी में है फादर मोन्सेरेट और तीसरे में है लेंसोटेन और चौथा है बर्नियर। तो केब्राल जो मिलेगा, केब्राल पुर्तगाली नाविक जिसने वास्को डिगामा के बाद दूसरा भारतीय अभियान चलाया, वो है केब्राल। ठीक है, केब्राल तो पहले का हो गया बी। डच नाविक जिसने पुर्तगाली नौबहन के साथ नक्शों को उजागर किया, वो है लिंसोटेन।
तो 3 का हो गया अभी। और फादर मोन्सेरेट ने क्या किया? फादर मोन्सेरेट ने, देखिए, फादर है तो जेसुइट पादरी जो अकबर के दरबार में पुर्तगाली शिष्टमंडल का हिस्सा था, बिल्कुल ठीक है। तो पादरी, फादर, इस तरह से जो है इसको बी का सी हो सकता था। बचा डी, बर्नियर। बर्नियर तो डी से डी मिल जाएगा। फ्रांसीसी यात्री जो शाहजहां और औरंगजेब के काल में भारत आया था। ठीक है, तो बी और सी, बी का सी। बी के सी में कितने हैं? बी के सी में मतलब 2 के सी में, 2 के सी में है 2। या तो आंसर ए है या डी है। ठीक है, तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का डी। ए है इसका आंसर। पेड्रो अल्वारेज केब्राल 1500 ईस्वी में 13 जहाज़ों के बेड़े के साथ भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था ये। फादर मोन्सेरेट जेसुइट मिशनरियों के साथ अकबर के फतेहपुर सीकरी स्थित इबादत खाने में गया था। और डच यात्री लिनसोटेन ने पुर्तगालियों के अधीन गोवा में वर्षों काम किया और पुर्तगाली समुद्री मार्गों के गुप्त नक्शों को चुराकर यूरोप में प्रकाशित कर दिया, जिससे डच और अंग्रेज़ों का भारत आना आसान हो गया। और बर्नियर जो है वो एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था। 20 अंतिम प्रश्न है। भारत से पुर्तगालियों की अंतिम विदाई करवा देते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद होगी वो। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। देखिए, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए 1498 में, यानी वास्को डी गामा आया था, भारत की खोज की उसने। आने वाले और भारत से सबसे अंत में जाने वाले कब? 1961 में जाने वाले यूरोपीय थे। ठीक है, यूरोपीय थे ये। और दूसरा स्टेटमेंट है, दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय नामक सैन्य कार्यवाही चलाकर गोवा, दमन और द्वीप को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया था क्या? बिल्कुल, ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, पुर्तगाली भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का जो क्रम है वो शुरू करने वाले पहले देश थे ये। आज़ादी के बाद भी उन्होंने गोवा को छोड़ने से इनकार कर दिया। तत्कालीन पुर्तगाली तानाशाह सालाजार ने इसे पुर्तगाल का विदेशी प्रांत घोषित किया। ठीक है, इसे किसे? गोवा को। अंततः भारत सरकार को आ गया गुस्सा, बल प्रयोग करना पड़ेगा अब। ठीक है, 17 और 19 दिसंबर 1961 की बात है ये। ऑपरेशन विजय के जरिए बिना किसी बड़े रक्तपात के पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार पुर्तगाली सबसे अंत में भारत से गए 1961 में। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, भारतीय इतिहास में पुर्तगालियों का आगमन। तो 20 प्रश्न निकलते हैं इससे इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्टेटमेंट वाले थे, जोड़े मिलाने वाले थे, ABCD वाले थे, असत्य कथन वाले थे, बढ़िया प्रश्न थे। तो ये टॉपिक कवर हो जाता है। कोई प्रश्न बनता है एग्जाम में तो इनसे बन जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। किसी भी स्टेट के PCS के लिए इम्पोर्टेंट है सीरीज़। लोअर PCS वाले भी देख लो, बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।